मनी एंड बैंकिंग में हम लोग क्या देखेंगे, बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम किसको बोलते हैं, सो समझिए। बार्टर सिस्टम सिंपली बोलने का मतलब क्या होता है, सामान के बदले जब आप सामान खरीदिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, यानी कि कमोडिटी फॉर कमोडिटी। जो लैंग्वेज में पढ़े क्या लिखा है, द बार्टर सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज। बस यही हम मतलब आपको बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम बोलने का बच्चों सिंपली बस इतना ही मतलब है कि एक हाथ से आप सामान दिए, दूसरा हाथ से क्या आप सामान लिए, तो क्या कहलाएगा वो आपका बार्टर सिस्टम। बस इसका इतना ही मतलब है और कुछ नहीं। तो ये सब उतना जानने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में बहुत सारा कमियां थी। अब क्या क्या कमियां थी सो देखिए। सबसे पहला क्या था आपका, सबसे पहला था आपका लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। अब इसका क्या मतलब होता है सो सुनिए। देखिए, बार्टर सिस्टम काम सिर्फ तभी करेगा जब मान लीजिए ये इस पर्सन के पास बेचने के लिए क्या है, इस पर्सन के पास बेचने के लिए मिल्क है और इस पर्सन के पास बेचने के लिए क्या है, राइस है। तो बार्टर सिस्टम वर्क कब करेगा, बार्टर सिस्टम वर्क तब करेगा जब इस राइस वाला आदमी को चाहिए होगा मिल्क और इस मिल्क वाला आदमी को क्या चाहिए होगा, राइस। यानी कि दोनों तरफ दोनों पर्सन को एक दूसरे का सामान चाहिए, ठीक है। जिसके पास मिल्क है उसको राइस चाहिए, जिसके पास राइस है वो मिल्क चाहिए। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तभी जाके आपका बार्टर सिस्टम हो सकता है, ठीक, वरना वो नहीं होगा। अब ऐसा हो, ये कोइंसिडेंस हो, ये बहुत रेयर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड, यानी कि दोनों को एक दूसरे का सामान चाहिए, ठीक है। इस दोनों पर्सन को एक दूसरे का सामान चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड। अब लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस फंड बोले मतलब क्या होगा कि भाई ये दोनों को एक दूसरे का सामान चाहिए, ऐसा सिचुएशन बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, इसी एग्जाम्पल में इसके पास मिल्क है, इसके पास राइस है। अब इस राइस वाला को मिल्क तो चाहिए, इस राइस वाला को मिल्क तो चाहिए, लेकिन मिल्क वाला को राइस नहीं चाहिए भाई, उसको चावल नहीं चाहिए, उसको चावल ना होकर के उसको दाल चाहिए। तो क्या यहाँ पर आप सामान एक्सचेंज कर पाइएगा, तो जवाब है नहीं। इसका उल्टा भी, अगर मान लीजिए इस मिल्क वाला को चलिए यहाँ पर राइस चाहिए, लेकिन इस राइस वाला को यहाँ मिल्क नहीं चाहिए, इसको कुछ और चाहिए, कोई वेजिटेबल चाहिए, तब भी ये नहीं हो पाएगा। तो ये बार्टर सिस्टम इन सब सिनेरियो में बिल्कुल भी काम नहीं करता था। वो काम तभी करता था जब दोनों को एक दूसरे का सामान चाहिए होगा, यानी कि जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स मिले तब वो काम करेगा। अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स बोलने का मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट के एक को चाहिए तो दूसरा को नहीं चाहिए, इस टाइप का। तो ये है आपका लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स बोलने का मतलब। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट बोलता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू बोलने का मतलब क्या हो गया, देखिए उस समय कोई स्टैंडर्ड कॉमन मेजर नहीं था, ठीक है। तो एवरी एक्सचेंज हैज टू बी इन्वॉल्व बार्गेनिंग व्हिच ऑफन लीड्स टू डिस्प्यूट एंड डिसएग्रीमेंट अबाउट द वर्थ ऑफ डिफरेंट गुड्स। अब ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझने में दिक्कत होगा, शॉर्ट में समझिए। इस एग्जाम्पल को लीजिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई कितना मिल्क दें, कितना लीटर मिल्क दें तो वो बदले में कितना केजी एक लीटर मिल्क के बदले में कितना केजी राइस दिया जाए, ये कैसे डिसाइड होगा। यहाँ पर कोई कॉमन तो है नहीं। अब देखिए, 1 लीटर मिल्क आपका 1 केजी राइस के बराबर तो हो नहीं सकता बच्चों। 1 लीटर मिल्क आपका 1 केजी राइस के बराबर तो है नहीं, दोनों अलग अलग प्राइस पड़ता है। अगर आप अभी का रेट में भी देखिएगा तो अभी का डेट में मान लीजिए दूध आपको मिल रहा है कितना, चलिए 40 रुपये लीटर के हिसाब से मिल जाएगा, या सही मायने में 60 रुपये लीटर चल रहा है, मूल का लेके चलिए। और राइस का क्या है, जैसा क्वालिटी वैसा उसका रेट, उसका 40 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 70। बासमती चावल खाइएगा तो 110 पार कर देगा, वो 150 भी पार कर सकता है, ठीक है। तो वहां पर सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर यही आता था, कॉमन मेजर नहीं होने के कारण समझ में नहीं आता था कि कितना दूध के बदले कितना चावल मिलेगा। तो ये इसमें सबसे बड़ा एक और डिमेरिट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दूसरा पॉइंट भी। तीसरा पॉइंट आ जाइए। तीसरा पॉइंट है डिफिकल्टी इन डिवाइडिंग गुड्स। डिवाइडिंग गुड्स मतलब ऐसा बहुत सारा गुड्स हुआ करता था, ऐसा बहुत सारा इंडिविजुअल गुड्स होता था, जैसे कि आपका एनिमल्स और हाउसेस। अब मान लीजिए इसको कोई एनिमल था जिसको आप टुकड़ों में बेच नहीं सकते। जैसे पहले के समय में मान लीजिए गाय या भैंस ये सब बेचना है, ठीक है। पहले के समय में हम दूध दही खाते थे तो गाय भैंस का जरूरत पड़ता था। तो अब गाय भैंस को आप टुकड़ों में तो बेच नहीं सकते ना। मान लीजिए किसी के पास 5 केजी ही राइस है, 5 केजी राइस है।
अब तो क्या वो पूरा गाय एक 5 केजी राइस के बदले दे नहीं सकता ना, या उसको काट के, या एक पूरा काव को ऐसा तो नहीं कि भाई हाफ कर दो, इसको काट के आधा कर दो और आधा हिस्सा दे दो, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं हुआ करता था। तो ये सब दिक्कत आपका बार्टर सिस्टम में काफ़ी आता था, ठीक है। तो उसे क्या बोला गया, डिफिकल्टी इन डिवाइडिंग गुड्स। फिर चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ऑब्वियस है, जैसे कि कुछ सामान जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, इन सब को आप लंबा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। खासकर सोचिए किसान लोग का, सोचिए जो आपका टमाटर, आलू ये सब उगा रहा है। अब मान लीजिए टमाटर है, ठीक है, अब टमाटर आप खरीद के लाए हैं बाजार से या किसान उगाया है, तो उसको 7 दिन के अंदर हर हाल में सेल करना ही पड़ता है, नहीं तो पूरा टमाटर क्या खराब हो जाएगा, स्टोर करके आप नहीं रख सकते। अब मान लीजिए टमाटर का रेट किसी कारण से जब हार्वेस्टिंग होते है, फसल कटेगा तो बहुत ज़्यादा एक्सेस सप्लाई होगा ना, और एक्सेस सप्लाई होने के कारण क्या होगा, मार्केट में सब कोई टमाटर बेचेगा तो क्या होगा, प्राइस एकदम धड़ल्ले से नीचे आ जाएगा। तो सस्ता दाम में टमाटर कौन बेचना चाहेगा बच्चों, आप सोच के देखिए। लेकिन मजबूरी है, उस समय बार्टर सिस्टम जिसमें चाहता मजबूरी है, नहीं बेचिएगा तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब दिक्कत उसमें होता था। हालांकि अभी भी वो दिक्कत होता है, बट बात यह क्या है कि अभी आप पैसा को तो एटलीस्ट स्टोर करके रख सकते हैं। अभी जब जो मनी है, अभी जब पैसा है, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। सामान को भले आप स्टोर करके ना रख पाए, लेकिन पैसा को जरूर स्टोर करके रख पाइएगा। फिर एक और पॉइंट क्या है, डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड्स पेमेंट। डेफर्ड्स पेमेंट बोले मतलब क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट। डेफर्ड्स पेमेंट बोले मतलब क्या हो गया, फ्यूचर पेमेंट। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, डेफर्ड पेमेंट्स मेड टू बी इन फ्यूचर वेर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज it was uncertain whether goods being exchanged would be retain same value of over time। अब इसका मतलब समझिए, जैसे कि आपको अगला साल, आप मान लीजिए ऐसे समझिए, आपको पता है कि भाई अगले साल एक बहुत बड़ा फंक्शन आपको घर में करना है, किसी का शादी करना अगला साल, तो उसको आप तैयारी अभी से बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दुकानदार पास गए, वो आपको राइस दिखाया, अब भाई चावल का क्वालिटी दिखा, वो आपको चावल का क्वालिटी दिखाया, चावल आपको बहुत, किसान के पास गया, मान के चलिए किसान था वो, उसका चावल आपको बहुत अच्छा लगा, वो बोला उस समय के हिसाब से आप उसको 40 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदने को तैयार थे। चावल क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, जो सैंपल दिखाया था वो, ठीक है। तो अब आप बोले भाई चावल तुमको अभी नहीं चाहिए, हमको अगला साल बहुत हैवी क्वान्टिटी में चावल चाहिए, हमको बहुत बड़ा पार्टी देना है, इस टाइप का समझ लीजिए। तो अब किसान चावल उगाएगा, तो बच्चों क्या गारंटी है कि चावल सेम क्वालिटी मेंटेन करेगा जो आपको सैंपल में दिखाया था। ये सेम सैंपल यहाँ राइस सेम राइस होगा, क्वालिटी घट भी सकता है, क्वालिटी बढ़ भी सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। घट गया तो आपको दिक्कत, बढ़ गया तो किसान को दिक्कत, बहुत तरह का दिक्कत आएगा, तो बहुत प्रकार का इशू आता है, ठीक है। तो इस चावल को अब आप डिसाइड किए थे 40 पर केजी बेचेंगे, तो भाई अब यहाँ पर 40 पर केजी में तो बेचना नहीं चाहिएगा, खरीदना नहीं चाहिएगा। या किसान अगर मेहनत किया कि अच्छा किया या क्वालिटी बहुत अच्छा और हुआ, तो आप उसको सस्ता में फिर बेचना नहीं चाहिएगा। तो ये इस तरह का उसमें बहुत दिक्कत आता था। लेकिन फ्यूचर पेमेंट्स करना इतना आसान नहीं था। आज का डेट में हम लोग जो अनुमान लगा लेते हैं वो उस टाइप का पहले नहीं हुआ करता। आजकल वो पैसा का टाइम में अनुमान लगाते हैं ना, तो वो बहुत ईजी हुआ करता था, पैसा का टाइम बहुत ईजी पड़ता है। इस तरह सामान का क्वालिटी को मेंटेन करना, सामान के बदले सामान। और ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए डिसाइड ये हुआ था भाई राइस के बदले आपको वो क्या देता, आपको काऊ देता, ठीक है। तो राइस चलिए सेम क्वालिटी का भी हो गया, क्या कुछ हो कि काऊ 6 महीना 7 महीना बाद उसी क्वालिटी में मेंटेन रहे, क्या पता वो बीमार पड़ गई, वो गाय बीमार पड़ गई तो उसका तबीयत खराब हो गया, वो दूध दही नहीं देती है, ठीक से दूध नहीं देती है। तो जब वो दूध ठीक से नहीं देगी तो फिर क्या फायदा उसको एक्सचेंज करने का। तो इस तरह का बहुत तरह का उसमें इशू हुआ करता था। तो ये था आप बच्चों आपको बार्टर सिस्टम, और ये सब उसमें कमियां थी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमी कौन सा है आपका, ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। हालांकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, 4 जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहला ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, ये कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, और आपका स्टोरेज वैल्यू, और ये डिफर्ड पेमेंट्स। ये 4 काफ़ी नामी हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो।